हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो हमारा चैप्टर चला था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल रूल या एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पढ़ा था वही सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म के लिए आ रही हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर्कुलर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे हम सब यहाँ पे करते जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, तो सब कुछ सेम चल रहा है। वहाँ पे कूलाम्स लॉ था, यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ है। तो ये भी वहाँ के एक टॉपिक के कंपेरेबल सिमिलर टॉपिक है जो यहाँ पे उसका काउंटर पार्ट आता है। और इसका जो काउंटर पार्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो था गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ का रोल था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही सेम रोल एम्पियर सर्किटल रूल का, एम्पियर सर्किटल लॉ का है यहाँ पे मैग्नेटिज्म में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर सर्किटल रूल क्या बोलता है, जैसे गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक इजी तरीका देता है, इजी वे देता है। ऐसी एम्पियर सर्किटल लॉ इज provides us an easy way to calculate magnetic field due to symmetrical shapes of wire। तो गॉस लॉ तब बेनिफिशियल होता है जब हमारे पास सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और एम्पियर सर्किटल लॉ तब बेनिफिशियल होता है जब हमारे पास सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो और गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ में फॉर्मूला जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। ये गॉस लॉ का फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहां से अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इंटीग्रल उसका सॉल्व हो सकता है तो इजीली। ओके, तो वही सेम रूल, वही सेम लॉजिक एम्पियर सर्किटल लॉ का है। ओके, तो पहले ये स्टेटमेंट क्या देता है पहले वो देखते हैं। पहले उससे पहले डायग्राम, इसके लिए सपोज ये करंट्स हैं, दो करंट, ये I1 और ये I2, और ये हमने यहाँ पे क्या करते थे गॉस लॉ में, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे। ऐसे यहाँ पे हम एम्पियर लूप अज्यूम करते हैं जिसके अंदर करंट होती है। वहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होता था, यहाँ पे एम्पियर लूप के अंदर करंट होती है। तो ये इसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। और यहाँ पे एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेंगे, करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। अभी ये सिर्फ डीएल वेक्टर, ठीक है। तो ये आइडियल वेक्टर, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे लूप में करंट की डायरेक्शन जो है वो सपोज आई। तो ये डायग्राम है इसका। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि इसका स्टेटमेंट था, गॉस लॉ का स्टेटमेंट था, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस। ऐसे ही यहाँ पे एम्पियर सर्किटल रूल का या लॉ का स्टेटमेंट है, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around an Amperian loop is equals to mu naught times of enclosed करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड करंट। तो क्या क्या, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में इसका स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये होगा लाइन इंटीग्रल यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये एम्पियर सर्किटल रूल का फॉर्मूला है, सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, पहला डिफरेंस यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होता है और यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पे म्यू नॉट आता है। तीसरा डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पे म्यू नॉट का मल्टीप्लाई होता है। और चौथा डिफरेंस यहाँ पे चार्ज लिया जाता है इनक्लोज, और यहाँ पे करंट इनक्लोज ली जाती है। तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, बाकी उसका कंसेप्ट वही सेम है, और वही चीज वैसी सिमिलरली हमें हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, इसको भी आप नोट कर लेना साथ में। As Gauss law helps us to find electric field for a symmetric charge distribution. Similarly, Ampere circuital law
helps us to find magnetic field or calculate magnetic field for symmetric current distribution. अब क्यों सिमेट्रिक के लिए? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए इंटीग्रल सॉल्व करना इजी होता है, तो जिसके लिए इंटीग्रल सॉल्व करना इजी है वहां से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक इजी तरीका प्रोवाइड कराता है, जैसे कि गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इजी तरीका प्रोवाइड कराता है। तो ये था इम्पेयर सर्किटल रूल। अब सिमिलरली जैसे गॉस लॉ में चार्ज प्लस और माइनस दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी करंट प्लस और माइनस दो टाइप की हो सकती है। अब चार्ज में प्लस माइनस तो ऑलरेडी होता है, लेकिन करंट में प्लस माइनस नहीं होता। तो करंट का प्लस माइनस कैसे लेंगे? करंट का प्लस माइनस हम लेंगे हमारे जो मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल होता है उससे। तो उसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटसाइड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करंट है तो पॉजिटिव आएगी, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो नेगेटिव आएगी। तो जिसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से उससे आ जाएगी। तो वो भी आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो। साइन कन्वेंशन ऑफ करंट is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल, अब वो रूल क्या है उसका मतलब नहीं है, वो आपको वैसे याद होना चाहिए, लगाने के लिए जरूरत नहीं है। लगाने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज आउट। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर की साइड से देखो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ है, ये वाला वायर का पोर्शन बाहर की तरफ है। तो ऊपर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। करंट एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे पास वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन की करंट हमें पॉजिटिव लेनी है और यहाँ पर नीचे की करंट हमें नेगेटिव लेनी है। तो ये वाली करंट पॉजिटिव होगी और ये वाली करंट नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। ठीक है, तो ऐसे हम प्लस और माइनस लेते हैं कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, कुछ इसके क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो ये लूप्स दिया है, लूप दिए हैं हमें और ये करंट दी हुई है वायर्स की। तो यहाँ पे दो लूप है क्लियरली, फर्स्ट ये और सेकंड ये, दोनों के लिए नेट निकालना है। तो पहले हमें करंट का पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होगा। तो इस वाले लूप के लिए अगर आप ऊपर की साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, ऊपर की साइड से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ठीक है, और यहाँ पे करंट इसी डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव आएगी। इस लूप के लिए ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इसे ऊपर की डायरेक्शन में लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या आएगा ये? I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दो सेक्शंस, ओके, तो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे एम्पीरियन लूप है और यहाँ पे एम्पीरियन लूप ये था। ओके, और एम्पीरियन लूप के अंदर एक करंट ये है और एक करंट बाहर दी हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जो बाहर एम्पीरियन लूप से बाहर करंट है उसका कोई रोल नहीं होगा,
उसका कोई रोल नहीं होगा एम्पीयर सर्किटल रूल में, जैसे कि गॉस लॉ में बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं होता था, गॉस लॉ से जो बाहर चार्ज है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता था। ऐसे ही हमें अंदर वाली करंट चाहिए, तो अंदर वाली करंट है I1, तो I1 आएगा फॉर्मूले में। अब पॉइंट ये कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो सर्कल यहाँ से देखने पर ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन आउटसाइड दी हुई है तो ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट I1। इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये। तो ऐसे हमें एम्पीयर सर्किटल रूल को अप्लाई करना है डायरेक्शन इक्वेशन देखने के लिए बस। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग infinitely long wire। ओके, ठीक है, तो ये केस है। डायग्राम देखते हैं इसका पहले। ये करंट कैरिंग वायर दी हुई है और यहाँ पे ये पॉइंट है पी पॉइंट, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायरेक्शन करंट की सपोज ये दी हुई है, ठीक है। तो एम्पीरियल लूप बनाएंगे पहले, और जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे, तो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे होते हुआ गॉसियन सरफेस बनाते थे, सेम ऐसे ही यहाँ पे एम्पीरियल लूप बनाएंगे जिसमें चार्ज इंक्लूड, और गॉसियन सरफेस में एक और चीज होनी चाहिए थी कि चार्ज इंक्लोज होना चाहिए, और वो उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेम चीज यहाँ पर एम्पीरियल लूप बनाएंगे ऐसा जिसमें करंट इंक्लोज हो और वो उस पॉइंट से पास कर रही हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो इसका गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और ये सपोज जो रेडियस है वो R है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो इसके लिए लगाते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ ACL इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं दी है तो डायरेक्शन हम अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन मैंने ये इस डायरेक्शन में अज्यूम कर ली, तो ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, तो ये हो गया म्यू नॉट I। अगर सिंगल करंट है तो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल करंट्स हैं तो वहां पे हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा। ओके, तो B यहाँ से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DL बचेगा, इंटीग्रेशन DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट लिया होगा, ये करंट एलिमेंट का DL लेंथ, तो उसका DL लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा इसका 2 पाई r। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन के लिए वही फॉर्मूला, यहाँ से सर्कल बनाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और देखो यही सेम फॉर्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए पहले डेरिवेशन किया था, वहां पे इन्फिनिट लेंथ के लिए मिड पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो सेम फॉर्मूला आया था, तो उसे मैच कर रहा है, यानी ये सही तरीका है हमारा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड